हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं दी जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की। राइट, तो हमारा टॉपिक रहेगा दी जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट में हम इसका 1897 में जो इसके ऊपर लॉ आया था, हम उस लॉ के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको यहां कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगा। मैं आपको क्या बातें क्लियर करना चाह रहा हूं यहां पे। एक तो मेरा पॉइंट यहां पे ये है कि जो जनरल क्लॉजेज एक्ट हम अभी डिस्कस करेंगे 1897, इससे पहले भी जनरल क्लॉजेज एक्ट के ऊपर लॉ आ चुका था। ठीक है, हमें डिस्कस करना है कौन सा वाला लॉ, हमें डिस्कस करना है 1897 वाला लॉ। तो देखो, मैं आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में भी बताऊंगा, क्या क्या चेंजेस हुए मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, कैसे ये हमारी हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन में, हम इसकी भी बात करेंगे। हम बहुत ज्यादा डिटेल में जनरल क्लॉजेज एक्ट के बारे में बात करेंगे। मुझे ये बात पता है कि देखो, आपके पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, जिन बुक से आप जनरल क्लॉजेज एक्ट को पढ़ते हो ना, उन बुक्स में इसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है ना, वो इंटरप्रिटेशन अधूरी होती है कहीं ना कहीं। अधूरी क्यों है ये मैं नहीं बता सकता अधूरी क्यों है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के ऊपर नॉलेज बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, और बहुत कम लोगों को रियल सेंस में इसका इंटरप्रिटेशन पता है। और उसका रीजन ये है कि सब जगह एक ही बात लिखी हुई है, सिर्फ डेफिनेशंस लिखी हुई है, सेक्शंस लिखे हुए हैं, लेकिन उन सेक्शंस की जो ना इंटरप्रिटेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, केस लॉज हैं, वो कहीं नहीं लिखे हुए। आपने जनरल क्लॉजेज एक्ट के कितने केस लॉस पढ़े हैं आपने? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, आपने कितने केस लॉस पढ़े हैं? तो शायद आपने गिनती के केस लॉस देखे होंगे और गिनती के एग्जाम्पल्स देखे होंगे अपनी बुक में। और इसीलिए स्टूडेंट्स को लगता है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट तो बहुत डिफिकल्ट है, हमें समझ में ही नहीं आया, डेफिनेशंस का मीनिंग इनको समझ में नहीं आता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट डोंट वरी, मैं अपनी इस वीडियो सीरीज में अपने जनरल क्लॉजेज एक्ट के लेक्चर्स में सब कुछ कवर कर दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। और मैं आपको इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट का ना बहुत बड़ा एक्सपर्ट बना दूंगा। बिल्कुल, इसके जो 30 के 30 सेक्शंस है ना, उनकी सबकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन केस लॉस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी मेरे वीडियोस में। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट, सबसे पहले देखो, आप जनरल क्लॉजेज एक्ट को नॉर्मली हम इसको कब रेफर करते हैं? इसको हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन। राइट, हम इंटरप्रिटेशन के लिए इसको यूज करते हैं। मतलब जनरल क्लॉजेज एक्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि हम इसको इंटरप्रिटेशन के लिए यूज करते हैं? तो देखो, मैं आपको इस बात का आंसर करता हूं सबसे पहले कि ऐसा क्या है जनरल क्लॉजेज एक्ट में कि जिसकी वजह से हम इस एक्ट को यूज करते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। देखो, जब बात आती है इंटरप्रिटेशन की, दो लॉज आते हैं। एक आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जिसमें इंटरप्रिटेशन के अलग अलग रूल्स हैं, जिनको आप देखते हो, जिनको आप रेफर करते हो, जिन्हें बता रखा है कि इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए। और दूसरा आता है द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। यहां मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूंगा कि ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं ना, ये सेंट्रल का लॉ है। ये दिस इज ए सेंट्रल लॉ, दिस इज ए सेंट्रल एक्ट, ये स्टेट लॉ नहीं पढ़ रहे हम। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि हम स्टेट लॉ नहीं पढ़ रहे हैं? यहां स्टेट से मेरा मतलब किससे है, उस बात को समझना। ठीक है, यहां स्टेट में आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। यहां आई एम टॉकिंग अबाउट वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया में, हमारे देश में जो अलग अलग राज्य है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में भी अपने अपने जनरल क्लॉजेज एक्ट है। राइट, तो अलग अलग स्टेट्स के भी अपने अपने जनरल क्लॉजेज एक्ट हैं, लेकिन ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है, ये ऑल ओवर इंडिया यूज किया जाता है। ऑल ओवर इंडिया इस लॉ को यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। और जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं किसकी? जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, राइट, सेंट्रल लॉज की, मतलब वो लॉज जो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होते हैं, जब हम उन लॉज की बात करते हैं, तब हम जनरल क्लॉजेज एक्ट को यूज करते हैं। उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको स्टेट लॉज का इंटरप्रिटेशन करना है किसी पर्टिकुलर, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोई लॉ है, तो उसके लिए आप इस जनरल क्लॉजेज एक्ट को यूज नहीं करोगे।
आप यूज करोगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जनरल क्लॉजेज एक्ट को, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बनाया है, जो उस स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है। इज दैट क्लियर? तो जनरल क्लॉजेज एक्ट भी ये मत समझ लेना कि एक यूनिवर्सल है पूरे इंडिया के लिए, स्टेट्स के भी अलग जनरल क्लॉजेज एक्ट हैं। और ये जो लॉ है ये सिर्फ सेंट्रल लॉज के इंटरप्रिटेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, व्हाट इज द रीजन, इसको हम कैसे यूज करते हैं, ये क्या काम आता है सर? तो मैंने आपको बताया कि देखो इंटरप्रिटेशन करने के लिए इसका काम आता है, लेकिन द पॉइंट इज कि कोई एग्जाम्पल देके बताइए कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे ये हमें बाकी लॉज के इंटरप्रिटेशन में काम आता है। तो अब समझना कि बाकी लॉज के इंटरप्रिटेशन में कैसे काम आता है। कुछ डेफिनेशंस बता रहा हूं मैं आपको जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में गिवन है, और ये वो डेफिनेशंस है जो बाकी किसी दूसरे लॉ में, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल एक्ट में, रेगुलेशंस में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, कहीं डिफाइंड नहीं है। लेकिन कहां डिफाइंड है? जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट है? तो एग्जांपल सुनना, मैं अगर एक टर्म बोल रहा हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब मैं टर्म बोल रहा हूं मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने बोला, मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी यहां पे बोला। ठीक है, मैं बोलूं सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं वर्ड बोलूं कलेक्टर, ठीक है, मैं वर्ड बोलूं पर्सन। तो ये जो मैंने 4-5 वर्ड्स अभी आपके सामने रखे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, या मैं वर्ड बोलूं ईयर, साल, ठीक है, या फिर मैं वर्ड बोल दूं कलेक्टर, या मैं बोलूं सेंट्रल रेवेन्यू अथॉरिटी, ये सारे वर्ड्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये सारे वर्ड्स अलग अलग लॉज में बहुत काम आते हैं। जब हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी में उसका जिक्र होता है, सेल ऑफ गुड्स में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में उसका यूज होता है। मैं बात कर रहा हूं कलेक्टर टर्म की, कलेक्टर, राइट। मैं बात कर रहा हूं, मैं अगर बात करूं मजिस्ट्रेट वर्ड की, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, बट ट्रस्ट मी, इन वर्ड्स का जो मीनिंग है, ये ऐसे बहुत से एक्ट्स हैं जिनमें का क्लियर मीनिंग गिवन नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड सेल ऑफ गुड्स का एग्जांपल दिया। क्या ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्लियरली गिवन है? आंसर इज नो। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में क्लियरली गिवन नहीं है डेफिनेशन। वो किसमें गिवन है? द डेफिनेशन इज गिवन अंडर द जनरल क्लॉजेज एक्ट। मैंने आपको एक कलेक्टर वर्ड बताया, मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने वर्ड बताया आपको। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इस एक्ट में डिस्कस करूंगा। तो ये जो डेफिनेशंस जो है ना, मैं ये छोटा सा एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, छोटा सा एग्जाम्पल है ये कि किस तरीके से बाकी लॉज में जब किसी पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग क्लियरली गिवन नहीं होता। जैसे कि मैं एक वर्ड बोल रहा हूं डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट वर्ड का मीनिंग भी जो है ना वो जनरल क्लॉजेज एक्ट में गिवन है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर बाकी जो लॉज हैं उनमें इन वर्ड्स का मीनिंग क्यों नहीं दिया होता? ठीक है, अब एक बात, इसका भी जवाब सुनो। इसका जवाब ये है कि बाकी जितने भी लॉज हैं जरूरी नहीं है कि उन सब में सारी टर्म्स का मीनिंग गिवन हो। ये जरूरी नहीं है। कुछ टर्म्स का मीनिंग किसी लॉज में गिवन होता है और कुछ टर्म्स का मीनिंग किसी पर्टिकुलर लॉ में गिवन नहीं होता। तो अगर किसी पर्टिकुलर लॉ में किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग गिवन है तो उस केस में हम जनरल क्लॉजेज एक्ट को रेफर नहीं करते, क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट इंटरप्रिटेशन में यूज होने वाला वो लॉ है जो कहता है कि जब आपको कहीं और से हेल्प ना मिले, जब कोई स्पेसिफिक लॉ हो, जब कोई स्पेशल लॉ किसी के लिए बना रखा है, जब आपको वहां हेल्प ना मिले तो उस केस में आप जनरल क्लॉजेज एक्ट को रेफर कर लेना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए लॉ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो आईटी के ऊपर गवर्नमेंट ने अलग से लॉ बना रखा है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अगर हमें किसी पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग नहीं मिल रहा, हो सकता है कि मीनिंग गिवन हो और हो सकता है कि मीनिंग ना गिवन हो। अगर मीनिंग गिवन नहीं है, अगर मीनिंग गिवन है उस पर्टिकुलर लॉ में, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट को तब रेफर नहीं करते, याद रखना। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की डेफिनेशन जो है वो जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी गिवन है और किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्ट में भी गिवन है, और दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। अब जैसे कि वर्ड आ गया पर्सन, ठीक है, पर्सन वर्ड आ गया, इनकम टैक्स एक्ट में भी हम देखते हैं इस वर्ड को, अलग अलग लॉज में इस वर्ड का रेफरेंस आ सकता है। तो फिर क्या हम जनरल क्लॉजेज एक्ट को रेफर करेंगे? आंसर इज नो।
तब हम जनरल क्लॉजेज एक्ट को रेफर नहीं करते, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर लॉ है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तो सिर्फ उसी को रेफर किया जाए। लेकिन अगर उस लॉ में मीनिंग गिवन नहीं है तब हम इंटरप्रिटेशन पर्पस के लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट को रेफर कर सकते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन का रूल बताया ना, ये रूल सिर्फ डेफिनेशन वाले एस्पेक्ट से ही मैंने आंसर दिया है, ठीक है। क्योंकि जब हम आगे और वर्ड्स पढ़ेंगे, जब हम सेक्शन 5 में जाएंगे, सेक्शन 6 में जाएंगे, तो वहां हम इंटरप्रिटेशन के और भी रूल्स के बारे में पता लगेगा जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में गिवन है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं किससे, बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड में मैंने आपको पहला जो लॉ बताया जनरल क्लॉजेज एक्ट से पहले कौन सा लॉ था, तो पहले था इंटरप्रिटेशन एक्ट 1850। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उसके बाद में आया जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868। उसके बाद अगला एक्ट देखो, देन नेक्स्ट वॉज जनरल क्लॉजेज एक्ट, ठीक है। जीसीए मैंने लिखा, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां एक्ट लिख रहा हूं, ए स्टैंड्स फॉर एक्ट 1887, जीसीए 1887। और उसके बाद में आया 1897 में, ठीक है। तो 1897 में जो लॉ आया इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटिंग लॉ। आपको शायद पता होगा, हम इंटरप्रिटेशन में इस टर्म को पढ़ते हैं कि कंसोलिडेटिंग लॉ का क्या मीनिंग होता है। तो कंसोलिडेटिंग लॉ वो लॉ होता है जो कई लॉज ऑलरेडी जो प्रिवेल कर रहे हैं उनको क्या कर दे, उनको कंसोलिडेट कर दे। कंसोलिडेटिंग लॉ का एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूं तो यहां पे एग्जांपल होता है जीएसटी, राइट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी ने क्या किया, जितने भी ऑलरेडी जो टैक्स के लॉज थे, स्टेट गवर्नमेंट के लॉज थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ था, उन सबको क्या कर दिया, उन सबको मिलाकर एक ही लॉ बना दिया जिसका नाम था जीएसटी। तो जीएसटी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंसोलिडेटिंग लॉ। तो 1897 में फिर हमारा ये जीसीए आया जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये है जीसीए ऑफ 1897। तो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। शुरुआत 1850 से हो गई थी, फिर 1868, 1887 एंड 1897। नाउ अब 1897 में ये लॉ आ गया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई लॉ 1897 में आ चुका था और जब इंडिया आजाद हुआ और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का एप्लीकेबल हुआ 1950, 26 ऑफ जनवरी 1950, अब इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके लिए प्रोविजन क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्रिएट किया गया था। तो ये जो जीसीए जो अभी हम पढ़ रहे हैं, GCA 1897, so this was adopted, ठीक है। इस GCA को क्या कर लिया, इस GCA को अप्रूवल दे दिया। किसने अप्रूवल दे दिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। तब जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। तो उन्होंने इसके लिए किसको यूज किया, तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, वो आर्टिकल आप ध्यान रखना, आर्टिकल 372, ठीक है। आर्टिकल 372 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, ठीक है। तो ये जो जीसीए ना, जीसीए 1897 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 372 के अंडर इसको अप्रूवल दे दिया, ठीक है। अब यहां एक और बात आपको बता देता हूं कि जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी इंटरप्रिटेशन करनी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी किसी प्रोविजन को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अगर वो मामला कोर्ट में आ गया है, जीसीए कैसे हेल्प करता है, कोर्ट्स की, जजेस की, एडवोकेट्स की, सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि इतने सारे केस लॉज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको रियल में समझ में आएगा, रियल सेंस में यू विल गेट टू नो कि जनरल क्लॉजेज एक्ट कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ अब देखो, अब मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 367, ठीक है। आर्टिकल 367 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 1950 में आ गया था। ये आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल ये बात कहता है, मेक्स द जीसीए जनरल क्लॉजेज एक्ट को एप्लीकेबल करवा देता है, मेक्स द जीसीए
applicable to the Constitution. Is that clear? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम जीसीए को यूज कर सकते हैं। तो दो आर्टिकल आपके सामने हैं, एक आर्टिकल 372 है आपके सामने और दूसरा आर्टिकल क्या है? दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 367। मैं ये दो आर्टिकल्स आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि शायद आपको आपके बुक में ये दो आर्टिकल्स का रेफरेंस ना मिले और आपको इस बात की क्लियरिटी भी रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 को यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई मेरी बात समझ में? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 367 जो बोलता है कि जीसीए एप्लीकेबल होगा, मेक्स द जीसीए एप्लीकेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में, एंड आर्टिकल 372 जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दे दिया था। सो इट इज बेसिकली ए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ये कौन सा लॉ है? ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लेकिन ये एक ऐसा लॉ है जो कि एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लेकिन एक ऐसा लॉ जो कि एप्लीकेबल है, आज की डेट में एप्लीकेबल है। नाउ अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एप्लीकेबिलिटी की, तो मेरे दिमाग में अब सवाल ये आया कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि जम्मू एंड कश्मीर में इसका क्या होगा। जम्मू एंड कश्मीर में क्या हम इस एक्ट को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है, अब आपको सबको पता है ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल लॉ और जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, दोनों में डिफरेंस होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट पे एप्लीकेबल होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया वो ऑल ओवर इंडिया, होल ऑफ इंडिया वो लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है। जीसीए जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे जितने भी सेंट्रल लॉज हैं, सेंट्रल लॉज। अब जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट्स को मिलाया, स्टेट्स का अप्रूवल लिया, सब जगह एप्लीकेबल है। इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कंपनीज एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कितने सारे लॉज हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये सारे के सारे जितने भी लॉज मैं आपको बता रहा हूं ये है एप्लीकेबल है ऑल ऑफ इंडिया, है ना एप्लीकेबल। तो अब एप्लीकेबिलिटी के बारे में कुछ चीजें मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, उसको अच्छे से समझना, क्योंकि मैं आपको जो पॉइंट यहां बताने वाला हूं वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, देखो एप्लीकेबिलिटी में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये होल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मैं बोलूंगा पहली बात इसकी एप्लीकेबिलिटी किस पे है? इसकी एप्लीकेबिलिटी जैसे कि मैंने पहला डिस्कस किया, सेंट्रल लॉज, एंड द सेकेंड टर्म इज रेगुलेशंस, रेगुलेशंस, ठीक है। तो अब मैंने यहां पे टर्म क्या लिखा? देखो टर्म लिखी मैंने रेगुलेशंस। तो रेगुलेशंस भी स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, स्टेट रेगुलेशंस की बात मैंने बिल्कुल नहीं की, ध्यान रखना, बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, देखो मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इन सब चीजों को। सेंट्रल लॉज एंड रेगुलेशंस लिखा, लेकिन देखो अब बात आती है कि क्या ये जम्मू एंड कश्मीर, ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में हर लॉ को देखकर आता है कि क्या ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल है या जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अब इसका भी आंसर सुनो। बिफोर 2019, 2019 से पहले आंसर इज नो, उससे पहले एप्लीकेबल नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्या पोजीशन है? अब जब से गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर क्या पास किया है, गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया है,
ये लॉ याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब ये मत बोलना कैसे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर से तो हाँ गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटा दिया, इससे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इंडिया के सारे लॉज एप्लीकेबल हो गए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप ऐसा गलत सोच रहे हो। हाँ, यस यू आर इनकरेक्ट, आप गलत हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो। अगर आपको जानना है ना कि कौन कौन से लॉज ऐसे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के लॉ थे, जो जम्मू ऐसे कौन कौन से लॉज है जो अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल है, जो अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल हैं, तो इसके लिए आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पढ़ना होगा। और इसमें जो शेड्यूल है ना, उस शेड्यूल में एक लिस्ट है कि ऐसे कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल हैं। और उसी लिस्ट में आपको शेड्यूल देखना होगा इसका, उसी लिस्ट में आपको नाम मिलेगा द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, ये एप्लीकेबल है। और जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ आप लद्दाख को अवॉइड मत करना, क्योंकि कई लोग लद्दाख को भी क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के चक्कर में लद्दाख की कोई बात ही नहीं करता। तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके ऊपर भी जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। और ये बात मैं कैसे बता रहा हूं, ये बात मैं बता रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पढ़कर, उसमें ये बात लिखी हुई है। तो ये मेरा सोर्स है इंफॉर्मेशन का। इज इट क्लियर? आगे मेरी बात समझ में? एप्लीकेबिलिटी की बात करें ना, नाउ ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देखो, टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट। एक तो ये दे रखा है कि सेंट्रल लॉ की जो लैंग्वेज है उसको शॉर्टन करना जनरल लॉज एक्ट की पर्पज है। एंड दूसरा, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन इन सेंट्रल एक्ट्स। क्या प्रोवाइड करना? यूनिफॉर्मिटी किसमें? एक्सप्रेशन में। लॉ मेकर क्या कहना चाहता है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, जो भी कंफ्यूजन हो किसको रेफर किया जाए, सिर्फ जनरल क्लॉजेज एक्ट को रेफर किया जाए। ये बोल दिया कि इसका पर्पस है। एनीवेज ठीक है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन इसको हम यूज करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी स्टेट का जनरल क्लॉजेज एक्ट अलग से है तो उस स्टेट का जनरल क्लॉजेज एक्ट अप्लाई होगा, ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, ऑलराइट। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको देखो पहली चीज तो हमने डिस्कस कर ली है जनरल क्लॉजेज एक्ट की। नाउ राइट, सेक्शन 2 जो है वो इसका रिपील हो गया था, तो सेक्शन 2 हमें इसका रेफर ही नहीं करना, हमें सेक्शन 3 अब डेफिनेशन वाला पार्ट जो है इसका वो रेफर करना है। इज दैट क्लियर? सेक्शन 1 में क्या है? सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, और उसका मतलब द एक्ट में बी कॉल्ड द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। दिस इज द शॉर्ट टाइटल। सेक्शन 2 मैंने आपको बता दिया इसका, सेक्शन 2 जो है वो क्या हो चुका है, वो रिपील हो चुका है। राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब जरा डेफिनेशन वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे अब सेक्शन 3 से। सेक्शन 3, और यहां हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस। सेक्शन 3 में सारी की सारी डेफिनेशंस गिवन है जनरल क्लॉजेज एक्ट की। और अब यहां क्वेश्चन आता है क्या? यहां क्वेश्चन आता है एप्लीकेबिलिटी। और मैं आपको देखो पर्सनली बता रहा हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, कि सबसे ज्यादा ना अवॉइड करते हैं वो सेक्शन 3 को। अवॉइड क्यों करते हैं सेक्शन 3 को? क्योंकि सेक्शन 3 की इंटरप्रिटेशन करने में ना जितनी डेफिनेशंस हैं, इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, उनको सिर्फ स्टूडेंट सोचते हैं रट्टाफिकेशन करना है। डोंट वरी, आपको कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको हर एक डेफिनेशन, जितने भी इसमें जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेफिनेशंस हैं, उन सबको मैं उन सबका इंटरप्रिटेशन लॉजिक्स के साथ दूंगा। ठीक है, सारी डेफिनेशंस की मैं आपको ना मतलब हिस्ट्री बताता चलूंगा कि डेफिनेशन आ रही है तो क्यों आ रही है, इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या है, एग्जाम्पल क्या है, हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। चिंता मत करो, सारे कंफ्यूजन जो है आपके जनरल क्लॉजेज एक्ट को लेकर वो मैं क्लियर कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। ठीक है, अब जब डेफिनेशन का सेक्शन आता है तो इसने बोल दिया कि हमारी भी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करो। तो हमने कहा ठीक है, हम आपकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। मतलब ये जो डेफिनेशंस हैं सेक्शन 3 वाली, ये डेफिनेशंस किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। तो क्लियरली लिख दिया
टू ऑल सेंट्रल लॉज, टू ऑल सेंट्रल लॉज एंड रेगुलेशंस, ये लिख दिया कि जितने भी सेंट्रल लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और साथ में देखो क्या लिख दिया, साथ में लिख दिया दिस वोंट बी एप्लीकेबल, कि ये एप्लीकेबल नहीं होंगी। ठीक है, देखो जरा किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, लॉ तो हमने बना दिया, लेकिन लॉ बनाने के साथ साथ ये बोल दिया कि जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशंस रेफर नहीं होंगी। ठीक है, किस में रेफर नहीं करते, पहला देखो। तो फर्स्ट, अगर कोई ऐसा लॉ है, लॉ कंटेन्स सेपरेट डेफिनेशन, सेपरेट definitions of their own, कोई ऐसा लॉ है जो क्या करता है, अपनी सेपरेट डेफिनेशन कंटेन करता है। अब सवाल ये आया कि ऐसा कौन सा लॉ है जो सेपरेट डेफिनेशन है। अगर सेपरेट डेफिनेशन गिवन है तो क्या जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन को रेफर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल, ऊपर लिखा हुआ है क्या, नॉट एप्लीकेबल। तो देखो एग्जाम्पल देकर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जाम्पल देना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि कब जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन को हम रेफर नहीं करते, इवन दो सेंट्रल लॉ है, रेफर करेंगे स्पेसिफिक डेफिनेशन को जो किसी पर्टिकुलर लॉ में दे रखी है। देखो नाउ जनरल क्लॉजेस एक्ट में ना एक डेफिनेशन है, और डेफिनेशन किसकी है, गुड फेथ की। ठीक है, गुड फेथ का मतलब कोई भी ऐसा काम जो विदाउट नेग्लिजेंस किया गया हो, जो बोलते हैं जिसको पूरा आपने अच्छे से चेक करके किसी काम को किया हो, राइट, तो उसको हम बोलते हैं गुड फेथ में वो काम किया गया है, जिसमें नेग्लिजेंस का एलिमेंट ना हो, ये बात प्रूव हो सके कि हाँ इसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं था। अब एक डेफिनेशन तो यहां पे दे रखी है गुड फेथ की, लेकिन ये जो गुड फेथ की डेफिनेशन है ये एप्लीकेबल नहीं होती। अब ऐसा कौन सा लॉ है जो कहता है कि गुड फेथ की जनरल क्लॉजेस एक्ट में जो डेफिनेशन लिखी हुई है हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो मैं बोलता हूं देखो, राइट, दो मैं आपको लॉ बताता हूं। एक तो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इज इट क्लियर? कौन सा लॉ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ना गुड फेथ की अपनी डेफिनेशन है, मतलब इसकी एक सेपरेट डेफिनेशन गिवन है। किसमें गिवन है? अंडर सेक्शन 178। आई मेरी बात समझ में? किसमें गिवन है? अंडर सेक्शन 178 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अलग से डेफिनेशन गिवन है। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट की जो डेफिनेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले केस में जब गुड फेथ टर्म का इंटरप्रिटेशन होगा तब वो वाली डेफिनेशन अप्लाई होगी, जनरल क्लॉजेस एक्ट वाली डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी। फिर मैं आपको एक और लॉ बता देता हूं। नाउ देयर इज वन मोर लॉ कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब ये देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यहां भी गुड फेथ की अपनी एक सेपरेट डेफिनेशन है। तो यहां हम जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन को अप्लाई नहीं करेंगे। अब है तो दोनों के दोनों सेंट्रल लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी सेंट्रल लॉ है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट भी सेंट्रल लॉ है, लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं करते क्योंकि जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है ना ये इसका बड़ा ईगोस्टिक है, बहुत इंडिपेंडेंट है। और जनरल क्लॉजेस एक्ट ये बोलता है, क्लियरली बोलता है कि देखो हमें बेवजह किसी दूसरे लॉ में जाने की जरूरत नहीं है। जनरल क्लॉजेस एक्ट तो ये बोलता है कि जब कोई दूसरा लॉ मेरी हेल्प मांगेगा, कोई दूसरा एक्ट मेरी हेल्प मांगेगा, तब मैं हेल्प करूंगा। वरना अगर आपके पास खुद की डेफिनेशन है तो मेरे से डेफिनेशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। मैं बिन बुलाया मेहमान नहीं हूं, समझ रहे हो बात? जनरल क्लॉजेस एक्ट ने बोल दिया मैं बिन बुलाया मेहमान नहीं हूं, और मैं आगे से किसी को हेल्प ऑफर नहीं करता। अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो हेल्प ले लो, अगर आपके पास अपना पर्सनल लॉ है तो मेरे हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो इस लॉ को बनाने वाले बड़े राइट ईगोस्टिक लोग थे शायद। नाउ दूसरी बात,
दूसरी बात, देयर इज समथिंग repugnant, something repugnant in the subject matter. Now, अगर कोई ऐसा लॉ है जिसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट गिवन है, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन गिवन है, कॉन्ट्राडिक्टरी डेफिनेशन गिवन है, यानी कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो प्रोविजन है वो उससे मैच नहीं करता, तो इफ देयर इज समथिंग रेपेग्नेंट इन सब्जेक्ट मैटर, तो उस केस में जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता। मतलब वहां एक्सेप्शंस क्रिएट कर रखे हैं, प्रोवाइजो डाल रखे हैं। तो हमें यह भी देखना होगा कि जिस पर्टिकुलर लॉ को इंटरप्रिटेट करने के लिए हम जनरल क्लॉजेज एक्ट को रेफर कर रहे हैं, क्या जनरल क्लॉजेज एक्ट और उस एक्ट के प्रोविजन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन, तो उस केस में हम जनरल क्लॉजेज एक्ट के प्रोविजन को रेफर या रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, नाउ अब देखो नेक्स्ट जो हमारा नॉन एप्लीकेबिलिटी में पॉइंट है, दैट इज वर्ड्स यूज्ड in statutes and laws and not to those वर्ड्स को हम यूज करेंगे इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो स्टैट्यूट्स में और लॉ में यूज किए गए हैं, एंड नॉट टू यूज्ड, ठीक है, एंड नॉट टू दोज यूज्ड इन, उन डॉक्यूमेंट्स में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो कि डॉक्यूमेंट्स किससे रिलेटिंग हो। सो यहां पे लिखा हुआ है, देखो, रिलेटिंग टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दो लोगों में आपस में एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए हम जनरल लॉज एक्ट के प्रोविजन को रेफर नहीं करते। तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड जो उनके बीच में आपस में जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है। इज दैट क्लियर? समझ में आया पॉइंट? तो दो लोगों में आपस में जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है उसके लिए हम जनरल क्लॉजेज एक्ट के प्रोविजन को रेफर नहीं करेंगे। तो मैंने आपको डेफिनेशंस की एप्लीकेबिलिटी समझा रहा हूं। पहले मैंने लिखा टू ऑल सेंट्रल लॉज एंड रेगुलेशन। इज दैट क्लियर? पहले मैंने ये लिखा, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में हमने देखा नॉन एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको पहला एग्जाम्पल देके बता दिया। उसके बाद मैंने कहा कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी गिवन है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स में हम इसका इस्तेमाल, इन डेफिनेशंस के जो वर्ड्स उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट जो उसके बाद में आ रहा है दैट इज प्रोविंशियल्स और स्टेट लेजिस्लेशन। पता है आपको प्रोविंशियल का मतलब क्या होता है? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रोविंसेस थी। पहले प्रेसिडेंसीज थी, बाद में उन्होंने प्रोविंसेस बनाई, ठीक है, प्रोविंसेस बनाई और प्रिंसले स्टेट्स होती थी। प्रिंसले मतलब जिसमें कि किंग होते थे, किंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे, राजा रजवाड़े जिसको बोलते थे। और प्रोविंसेस होती थी बेसिकली प्रांत, हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रांत। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले अपनी प्रेसिडेंसीज बनाई थी, प्रेसिडेंसीज, जिसमें कि बंगाल आता था, बंगाल, चेन्नई, मुंबई, तो ये प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। बाद में प्रेसिडेंसीज में जो अनरेगुलेटेड थी उसी से बाद में फिर सिस्टम बना प्रोविंसेस का, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंसीज बनाई थी, और फिर बाद में रही थी प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। एक वो जो राजा के अंडर आती है और दूसरी प्रोविंसेस वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर आती थी, ठीक है। तो ये कह दिया गया कि प्रोविंशियल और स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। एग्जाम्पल ये देखो, यहां भी एक एग्जाम्पल देखो, तो चलो एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, बॉम्बे आबकारी, ठीक है, बॉम्बे आबकारी एक्ट, ये इसका एग्जाम्पल आ गया,
ठीक है। आबकारी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो डिपार्टमेंट लिकर से डील करता है, ठीक है, जो लिकर के लाइसेंस देता है ना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, उसको बोलते हैं आबकारी। एक्साइज, ऑल्सो नोन एज एक्साइज डिपार्टमेंट। तो वो जो आबकारी होता है उनके पास में ही वो सारे लाइसेंस देने का राइट होता है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल देखिए और बता दिया कि ये डेफिनेशंस जो है ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होंगी, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर, मैंने आपको बता दिया ना। ये क्लियर है, एग्जाम्पल्स क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो लिखा हुआ है, देयर इज समथिंग रिपेग्नेंट इन द सब्जेक्ट मैटर। इसका भी कई लोग पूछते हैं, एग्जाम्पल बता दो सर। इसका भी एग्जाम्पल मेरे पास में है कि अगर कोई सूट फाइल किया है पोजेशन के लिए और ऑफ रेवेन्यू फ्री लैंड, तो कोर्ट ने कैलकुलेट किया प्रॉफिट का। और कैसे कैलकुलेट किया? कोर्ट ने फसली ईयर जो होता है ना, फसल जब लगती है ना, फसली ईयर। अब मैंने आपको एक टर्म बताया ईयर, मैंने आपको बताया ना कि ईयर वर्ड जो है वो जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी डिफाइंड है। लेकिन जब कोर्ट के पास में केस आया, किसका? पोजेशन चाहिए था रेवेन्यू फ्री लैंड का, तो कोर्ट ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया किसको ध्यान में रखते हुए? फसली ईयर, फसल लगने वाला साल। फसल लगती है ना, रबी की फसल, खरीब, रबी, आप आई होप यू नो ऑल दिस टर्म्स। तो कोर्ट ने फसली ईयर को कंसीडर किया, ना कि कैलेंडर ईयर को, जो कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइंड है। जो किसमें डिफाइंड है? विच इज डिफाइंड अंडर द जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, समथिंग रिपेग्नेंट इन द सब्जेक्ट मैटर, तो आई थॉट कि मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, क्योंकि अगर आपके माइंड में ये भी कंफ्यूजन हो कि सर इसका भी एग्जांपल होना चाहिए, तो ये एग्जांपल देख लो। जनरल क्लॉजेज एक्ट में हम किसको पढ़ते हैं? कैलेंडर ईयर की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। लेकिन कोर्ट ने किसको कंसीडर किया? कोर्ट ने फसली ईयर को देखा और कोर्ट ने कैलेंडर ईयर की डेफिनेशन जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में गिवन है उसको रेफर नहीं किया या उसको अप्रूव नहीं किया। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है। अब देखो हम लास्ट 30-35 मिनट्स से ना हमने डेफिनेशंस पे तो हम आ ही नहीं है, और डेफिनेशंस पे आने से पहले भी हमने कितना कुछ डिस्कस कर लिया है। और देखो ये सारी बातें मैंने इसलिए डिस्कस करी हैं आपके साथ क्योंकि जब तक जनरल क्लॉजेज एक्ट के इन बेसिक बातों को, इन बेसिक प्रोविजंस को नहीं समझोगे ना, तब तक जनरल क्लॉजेज एक्ट को समझना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट है और ये एक शुरुआत हो चुकी है। ये शुरुआत है आपको ये बताने की, ये रियलाइज करवाने की कि हम जो जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ने वाले हैं वो कोई ऑर्डिनरी जनरल क्लॉजेज एक्ट नहीं पढ़ने वाले। हम उसी लॉ को अलग तरीके से और डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बातें मुझे पता है, ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ये एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलते आपकी बुक्स में, बट डोंट वरी, हम सब कुछ समझ लेंगे। अभी से सेक्शन 3 तक आए हैं। हमने एप्लीकेबिलिटी में भी देखो इतना कुछ डिस्कस कर लिया है। एप्लीकेबिलिटी में भी हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली है। आगे हमें कुछ और डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। उन डेफिनेशंस को मैं शुरू करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। राइट, थैंक यू सो मच।